ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। राम माधव जी, आज आप अपने पॉलिटिकल कैरियर के टॉप पे हैं एंड आई थिंक यू आर द ओनली पॉलिटिशियन इन दिस पार्टी हु हैज एन इक्वल एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर एंड आरएसएस चीफ। तो अब इसके आगे कहाँ जाना है? मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उस पद में रहते हुए मेरे पास कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। पार्टी और संघ जो भी दायित्व मुझे देंगे वो लेकर आगे चलना है। मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए हम कोई अपेक्षा लेकर राजनीति में काम नहीं करते हैं। जो भी दायित्व काम मिलेगा उसमें आगे बढ़ना है। तो राजनीति में आने का फैसला कैसे हो, बाय चॉइस और बाय सर्कमस्टांसेस? नेदर बाय चॉइस नॉर बाय सर्कमस्टांसेस। संघ के मैं प्रचारक होने के नाते संघ जो भी काम हमको देता है उसको स्वीकार करने की एक पद्धति संघ में होती है। संघ ने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए कहा है, इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। कितने सालों से काम कर रहे हैं? वैसे संघ का प्रचारक मैं लगभग 3 दशकों से हूँ, 30 ईयर्स से हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में, प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र में मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लगभग 1.5 साल का है। आपातकाल के समय कहाँ थे आप? मैं संघ का उस समय कार्यकर्ता था। मेरे पिताजी उस समय राजनीतिक क्षेत्र में थे, तो आपातकाल में मेरे पिताजी 21 महीना मीसाक के डिटेन्यू के नाते जेल में थे और मैं संघ के कार्यकर्ता के नाते बहुत यंग था मैं, बल्कि थोड़ा बहुत उस कार्यकाल को मैंने स्वयं देखा था, कुछ काम भी किया था। तो कार्यक्षेत्र कहाँ रहा? आंध्रा में, आंध्रा के बाहर? 2000 तक मेरा पूरा कार्यक्षेत्र आंध्र प्रदेश रहा। विभिन्न दायित्व मैंने निभाया था और 2001 में मुझे संघ ने दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए कहा गया मुझे, तो आई केम टू दिल्ली इन 2001। प्रारंभ में संघ का प्रवक्ता रहा, संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी में रहा। संघ में दायित्व कुछ बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसी शब्दावली होती है। मुझे संपर्क का कार्य था, सह संपर्क प्रमुख ऐसा दायित्व था। उसके बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। लगभग 15 साल से मैं दिल्ली में हूँ। तो नरेंद्र भाई की नज़र सबसे पहले आप पे कब पड़ी? हम एक ही विचार परिवार के होने के कारण कई वर्षों से मेरा प्रधानमंत्री जी से, वे जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस समय से मेरा संबंध रहा है। 2003-04 के बाद ज़्यादा मिलना जुलना होता रहा। जब मैं दिल्ली आ गया था तो स्वाभाविक है कि मिलना जुलना ज़्यादा होता रहा और वही परिचय लगभग 10-12 सालों से मेरा रहा है। तो एज ए प्रैग्मेटिक politician, as a strategic politician or as an indispensable member of Narendra Modi team, how you rate him as the Prime Minister? Best Prime Minister today. आज देश के लिए डेवलपमेंट को फोकस बनाकर और एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलने वाला लीडरशिप की जरूरत थी आज की तिथि में, क्योंकि पिछले कुछ समय, लगभग पिछले 10 साल में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो व्यवस्था रही है वह बहुत डिफ्यूज्ड रही थी, कोई फोकस नहीं था और बहुत भ्रष्टाचार से लिप्त एक सरकार थी। उसमें से देश को बाहर निकालकर देश की जो आंतरिक शक्ति है इसके ऊपर विश्वास रखकर और साथ ही साथ दुनिया में इस समय जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनका भी नॉलेज रखकर उन अपॉर्चुनिटीज़ और हमारे स्ट्रेंथ्स को अच्छा मेल मिला करके एक अच्छा डेवलपमेंट दिशा में ले जाने वाला लीडरशिप, मैं केवल नॉन करप्ट नहीं कहता, इनकरप्टिबल लीडरशिप चाहिए था इस देश को। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हमको ऐसा लीडरशिप मिला है। कहा जाता है कि यू आर द बेसिक आर्किटेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पॉपुलर फॉरेन विजिट्स। तो इस आर्ट को आपने मास्टरमाइंड कैसे किया? इतना क्राउड कैसे आ रहा है? नहीं, मैं एक करेक्ट कर दूं, एक अगर धारणा बनी है तो धारणा सही नहीं है। मैं कोई आर्किटेक्ट वगैरह नहीं हूं। प्रधानमंत्री जी के विदेश प्रवास के सारे चीज़ें एक तरफ प्रधानमंत्री जी का स्वयं का कार्यालय और विदेश मंत्रालय तय करते हैं। अलग बात है कि कुछ हद तक कुछ कार्यक्रम वगैरह में हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। विशेषकर इस बार प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार बनने के बाद जो विदेश नीति में जो नया आयाम जोड़े थे उसमें 2 आयाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक आयाम है एक्सटेंडेड एंगेजमेंट का, व्यापक संवाद का। पहले प्रधानमंत्री विदेश जाते थे
तो सरकारी तौर पर और बिजनेस लेवल पर एंगेजमेंट होता था। बट हमारा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, इन दोनों के अलावा एकेडमिक एंगेजमेंट करते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, नोबेल लॉरिएट्स से मिलते हैं, वहाँ के समाज के प्रबुद्ध वर्ग से भी मिलने का एक प्रयास करते हैं। दूसरा, डायस्पोरा एंगेजमेंट एक बहुत बड़ा होता है, और ये पूरा एंगेजमेंट के अलावा एक कल्चरल डायमेंशन भी प्रधानमंत्री जोड़ते हैं। तो इनमें एक तरफ एमईए का भी रोल होता है, तो दूसरी तरफ कम्युनिटी का भी अपना एक रोल रहता है। कम्युनिटी के रोल में जरूर हमारा सहयोग रहता है। तो इतनी जो भीड़ आती है प्रधानमंत्री के लिए इंडिया से बाहर, इस फिनोमेना को, इस जुनून को आप किस ढंग से देखते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी का इस जो पॉपुलैरिटी है वह इसका प्रमुख कारण है। आज भी, क्योंकि मैं प्रारंभ से, जब हमने करीब 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पहला इवेंट किया था, दैट वाज सितंबर 2014, तब से मैं ये फिनोमेनन देख रहा हूँ। इसलिए आज मैं स्पष्ट एक बात कह सकता हूँ, भले ही हम बिहार में चुनाव हारे हैं, दिल्ली में चुनाव हारे हैं, पर प्रधानमंत्री जी का जो अपना एक पॉपुलैरिटी है उसमें कोई गिरावट आई हो ऐसे हमको महसूस बिल्कुल नहीं होता है। उनकी इस लोकप्रियता, परफॉर्मेंस के बावजूद देश के एक वर्ग में कुछ निराशा इन दिनों है कि अच्छे दिन नहीं है। ये अच्छे दिनों की मृगमरीचिका कब खत्म होगी? जल्दी खत्म हो ये हम भी चाहते हैं, पर जो व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गई थी 10 साल में, उसको ठीक करने में कुछ समय लग सकता है। मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं कह रहा हूं। लगातार प्रयास जारी है कि लोगों का जो, अगर किसी सेक्शन में निराशा हो तो उसको दूर करने का लगातार प्रयास हमारा जारी है। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यह सरकार, आप कोई भी इस सरकार के परफॉर्मेंस के मापदंड लीजिए तो पिछले सरकारों से इस सरकार का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। बट समस्या जरूर है कि एक्सपेक्टेशंस की और परफॉर्मेंस के बीच थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, पर यह नहीं कि हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हम सही परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करें, अपेक्षा है, इसका हम जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। पर एक दूसरा एक ऐसा सेक्शन है जो लगातार ये इंप्रेशन देने का प्रयास कर रहा है कि ये गड़बड़ कर रहा है, फलाना गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये प्रचार भी थोड़ा बहुत लोगों के ऊपर प्रभाव दिखा रहा होगा, ये गलत प्रचार हो रहा है। ये जो मिडिल बिजनेस सेक्टर है, जिसमें थोड़ी सी निराशा ज़्यादा दिखाई दी मुझे, जैसे रियल एस्टेट मार्केट ठप है, ज्वेलरी है और बिजनेस नहीं हो रहा, तो कई बार लोग कहते हैं भी अच्छे दिन नहीं चाहिए, थैंक यू, हमें तो पुराने दिन लौटा दो। तो इतनी जल्दी इतनी निराशा क्यों इस सेक्टर में आ रही है? नहीं, एक बात, हमारा बिजनेस सेक्टर, वो मिडिल बिजनेस हो या टॉप एंड लोग हो, सबको एक बात जरूर ध्यान में रहता ही है कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट की परिस्थिति देखिए। चाइना जैसा देश, यूरोप, अमेरिका, जापान, सब जगह मार्केट इस समय बहुत खराब है। इकोनॉमी बहुत ढीला पड़ गया है, बहुत दुखद स्थिति वो फेस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम एक प्रकार का स्टेबिलिटी मेंटेन करने का, गिरावट से रोकने का प्रयास हम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसलिए अगर दुनिया की स्थिति अच्छी होती और दुनिया में और इकोनॉमीज भी अच्छा कर रहे, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में हम अकेले अच्छे रहेंगे इससे पर्याप्त नहीं है, और भी दुनिया के बड़े प्रमुख देश भी अच्छा करना चाहिए। आज ऐसा स्थिति अगर होता तो शायद हम और अच्छा डिलीवर कर सकते। इंटरनली कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस को हम फेस कर रहे हैं। हम लैंड रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया था जो इंडस्ट्री आने के लिए बहुत आवश्यक था, हम ला नहीं पाए क्योंकि अपोजिशन हमको सहयोग नहीं दे रहा था। और जीएसटी जैसा बिल जिसको तमाम देश के मुख्यमंत्री चाहते, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, उसको भी राजनीतिक कारणों से रोकने का प्रयास हो रहा है। ऐसा जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हमको कुछ मजबूर कर रहे होंगे, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ा बहुत मजबूर कर रहा है। फिर भी ऐसी स्थिति में भी हम आज 7.5% ग्रोथ रेट मेंटेन करने में सफल हो रहे हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इंडिया में, और जो चीजें लिबरलाइज करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। जरूर मैं भी सुनता हूं इधर उधर कुछ निराशा का वातावरण इधर उधर मैं सुनता हूं, पर मुझे लगता है कि बहुत ही टेम्पररी फेस है, जल्दी से बाहर आ जाएंगे। बिहार की हार को आप किस ढंग से देखते हैं? अनपेक्षित था। राजनीति में हार जीत होता है, बट इतना बड़ा हार होगा ये शायद हमारे अपेक्षा नहीं थी।
हम मानकर चल रहे थे कि कांटे का टक्कर जरूर होगा, अच्छा फाइट दूसरी तरफ से होगा। उसका कारण ये है कि दूसरी तरफ एक सभी लोग मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। अनपेक्षित एक परिणाम आया था, इसको लेकर पर्याप्त मंथन हमारे पार्टी में हुआ। ये अलग बात है कि मैं हर कारण का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो हमने पर्याप्त उसका चर्चा की है, कारणों की समीक्षा हुई है, उनको जरूर ध्यान में रखेंगे। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। अब बिहार हारे हैं तो बिहार से आप क्या लेसन्स लेंगे? हम लेंगे, बट नया चुनाव है। अब आने वाले समय में असम का चुनाव है, बंगाल है और राज्य है, उनको नए सिरे से हम लड़ने की रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। जो सीखना था वो हमने सीखा है। तो बिहार में इज इट द फेलियर ऑफ 2 इंडिविजुअल्स और द कलेक्टिव फेलियर ऑफ लीडरशिप? देखिए, कोई भी जीत या कोई भी हार कोई एक कारण से नहीं होता है। जो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं वो जानते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स काम करते हैं। वो सारे फैक्टर्स की चर्चा हुई है, कुछ बड़े कारण हैं, कुछ छोटे कारण हैं, बट मैंने जैसे कहा सब कारणों का हम सार्वजनिक चर्चा तो नहीं करेंगे, बट जरूर हम कारणों की समीक्षा की है, तमाम फैक्टर्स हैं। आरक्षण के मुद्दे पे भागवत जी का जो बयान था, क्या वास्तव में उससे नुकसान हुआ? जैसे मैंने कहा, बिहार के चुनाव का जो भी विश्लेषण है हमने पर्याप्त किया है। भागवत जी आरक्षण पर जो बोले थे उसको तोड़ मरोड़ करके उससे राजनीतिक फायदा उठाने का थोड़ा प्रयास हमारा विपक्ष ने जरूर किया। ये बात हम सब उस समय भी जानते थे और बाद में तो सब लोग उसके बारे में बोलने लगे, पर उसका कोई एक कारण बनाकर इस कारण से आप चुनाव जीत गए हो या हार गए हो, ये कहना भी उचित नहीं है। भागवत जी ने जो कहा उसका तोड़ मरोड़ने का प्रयास जो हुआ था वो विपक्ष की तरफ से हुआ था। ये सुना मैंने बिहार में जब पटना गया था कि आरएसएस और बीजेपी बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, आरएसएस के वर्कर वोटर को बूथ तक नहीं ला पाए। कोई ऐसा गड़बड़ दिखाई दिया आपको वहाँ? देखिए, वोटर को बूथ तक लाने का काम आरएसएस का नहीं है, ये बीजेपी का है। और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने भरपूर प्रयास किया है, इसलिए 25% लोग वोट हमको दिया भी है। अब आरएसएस का जो एक सीमित रोल रहता है, हर चुनाव में आरएसएस हमारे पीछे खड़ा होकर हमको चुनाव जिताएगा ऐसा हमें अपेक्षा भी हमको नहीं करनी चाहिए, आरएसएस के काम भी नहीं है। हाँ, जितना सहयोग हमको आरएसएस से चाहिए था, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस, संघ का जो ग्रास रूट नॉलेज होता है, क्योंकि संघ तो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे लिए बहुत काम आता है, उतना सहयोग हमको जरूर मिला है। हम पर्याप्त सहयोग जो जितना आवश्यक है, जितना चाहिए था उतना संघ से मिला है। असम में चुनाव हो रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? ऐसा है जी, खैर स्ट्रैटेजी हम कैमरा के सामने तो चर्चा नहीं करते, आप जानते हैं, बट असम का चुनाव हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। असम डिजर्व्स अ बेटर गवर्नमेंट, ये असम के भविष्य का प्रश्न है और आज असम का वर्तमान सरकार को जल्दी परिवर्तन करना असम के हित में है। यही बात हम असम की जनता को समझाएंगे और हमारा अच्छा लीडरशिप असम में है। एक तरफ हमारा सर्बानंद सोनोवाल है, दूसरी तरफ हमारा पुराना बहुत बड़ा लीडरशिप वहाँ खड़ा है, हमारे 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ, अच्छे सीनियर लीडर से खासा। अब हमारे पास नए भी लीडरशिप आया है, हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में मंत्री थे, कांग्रेस छोड़कर हमारे पार्टी में आए हैं। सब मिलकर आज असम में असम के भविष्य के लिए नई सरकार लाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। कुछ अच्छी सफलताएं भी हमें वहां मिल रही है और कांग्रेस एक डेस्परेशन में है। आप पता नहीं गोगोई साहब के बयान पिछले 2 महीने का आप देख रहे कि नहीं देख रहे, वो एक प्रकार से अस्त्र संन्यास कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जीत सकता बिहार असम, सीपीआई आ जाए, सीपीएम आ जाए, अजमल साहब आ जाए और सब लोग आ जाए, महागठबंधन करेंगे, नहीं तो बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। तो आज एक प्रकार से असम में कांग्रेस हार स्वीकार करने की मानसिकता में बैठी हुई है। बट हम कोई चुनाव को सिंपल नहीं लेते हैं, हर चुनाव हमारे लिए एक चैलेंज होता है। केरल में सुना आप काफ़ी एंथुसियास्टिक हैं, जो रिसेंटली लोकल पोल हुआ उसको देख के। देखिए, केरला में आप जानते हैं कि एक बहुत ही पेक्यूलियर पॉलिटिकल सिचुएशन रहता है, इलेक्टोरल अर्थमेटिक बहुत ही पेक्यूलियर रहता है। वहाँ 4-5 पार्टीज टोटल होते हैं, उसमें 2-3 पार्टी जिस तरफ जाते हैं उस तरफ पेंडुलम मूव होते रहता है कि केरला कांग्रेस इधर जाता है, मुस्लिम लीग उधर जाता है,
और फिर कुछ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इधर जाते हैं, कोई नायर सोसाइटी इधर जाता है, युवा कम्युनिटी नारायण गुरु वो SNDP दूसरी तरफ जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक इलेक्टोरल सीन वहाँ है। हमारे साथ कुछ अच्छे सेक्शंस आए हैं केरला में, उन्हीं का परिणाम हमको लोकल बॉडी इलेक्शंस में मिला है। मैं मानता हूं कि केरला में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा असेंबली इलेक्शन में। तो कोलकाता में दीदी के सामने में कुछ उम्मीद है? बंगाल का इलेक्शन भी कठिन इलेक्शन है, बड़ा चैलेंज है, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। और इसके बाद बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में आने वाली है। देखिए, लगातार हमारा हर साल अब महत्वपूर्ण इलेक्शंस है। जैसा अभी 4 इलेक्शंस होंगे, 17 में पंजाब आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, मणिपुर आएगा, फिर 18 में तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आएगा। लगातार चुनाव होते हैं, ये भी एक विडंबना है भारत में, ये स्थिति भी बदलनी चाहिए। पर वर्तमान में तो हर साल बड़े चुनाव हमारे लिए है। अखबार में हेडलाइन पढ़ी कि वी आर मूविंग फ्रॉम इनक्रेडिबल इंडिया टू इंटॉलरेंट इंडिया। तो ये माहौल ऐसा क्यों बन रहा है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार है। मैं बिल्कुल इस प्रचार से सहमत नहीं हूं कि भारत में कोई इंटॉलरेंस आज है, बट एक डिलिबरेटली ये प्रचार किया जा रहा है। नवंबर 8 तारीख के बाद तो कई लोगों के ध्यान में तो भारत में इंटॉलरेंस खत्म ही हो गया है। अचानक 8 नवंबर के बाद सेकुलर बन गया इंडिया दोबारा। एक राजनीतिक प्रचार चल रहा है। बट मैं एक ही बात इसमें कहूंगा, किसी का व्यू हो सकता है, वो अपना व्यू कहता है, भाई कोई कहेगा कि ये देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, बट उन्हीं के बराबर के 100 लोग कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री का एक हीरो खड़ा होकर कहते हैं कि इंटॉलरेंस है, तो 50 फिल्म इंडस्ट्री वाले खड़ा होकर कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा विचार गलत है। इसलिए ये कोई पूरा देश कह रहा हो इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस, ऐसा नहीं है। एक सेक्शन जानबूझकर ये प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, एक बड़ा सेक्शन इस बात से सहमत भी नहीं है। मैं इतना ही अपेक्षा करता हूं, यह बहस एक लिमिटेड दायरे पे चले, बहुत तनाव निर्माण कर देना, उसके चलते देश के अंदर भी तनाव है, देश के बाहर बहुत बदनामी भारत का हो रहा है, ये नहीं होने देना, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो जिस आमिर खान ने क्विट इंडिया की बात कही है पत्नी के रेफरेंस से, वो तो मोदी समर्थक रहे हैं और काफी क्रेडिबल माने जाते हैं। नहीं, मोदी समर्थक रहा है, ये सारी बातें मैं नहीं जानता, नहीं मानता भी, क्योंकि मैं एक विषय जानता हूं कि यूपीए सरकार के समय मोदी जी के खिलाफ प्रचार जो हुआ था उसमें वे भी शामिल थे। इसलिए मोदी समर्थक नहीं होना यह कोई बहस का प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्या आपकी टिप्पणी वास्तविकता से मेल खाता है और देश की प्रतिष्ठा का क्या होता है? आप इस देश के ऑटो ड्राइवर को कहते हो कि तुम देश की गरिमा को ध्यान में रखकर व्यवहार करो, फिर आप घर में आपकी पत्नी को भी कहना चाहिए देश छोड़ने वाली बातें तुमको नहीं करनी चाहिए, हम सब मिलकर देश की गरिमा को बचाएंगे। आप तो दुनिया भर को टीवी एड में आप प्रचार कर रहे हो, ऑटो ड्राइवर को कह रहे हो, घर में नहीं कह सकते आप? घर में समझाना चाहिए, इस देश में ऐसा कोई स्थिति नहीं है। वो अपेक्षित था आमिर खान से, यह अपेक्षित नहीं था। कहते हैं आप किताबें बहुत अच्छी लिखते हैं, चाइना पे आपने किताब लिखी बहुत अच्छी, और ये कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट का जो परसेप्शन है या कंसेप्ट है उसके आप मास्टर हैं। तो आप इस्लामिक जो थ्रेट आ रही है इस्लामिक वर्ल्ड की, इसको किस रूप में देखते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने इस्लामिक थ्रेट के रूप में आईसिस हो, बाकी हो, एक फिनोमिना है। इसको एक बहस पे नहीं पढ़ना चाहूंगा कि टेरर को रिलीजन है कि नहीं, बट एक जरूरत को मैं जरूर महसूस करता हूं, मैं अकेला नहीं, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स आज महसूस करते हैं कि टेररिज्म को रिलीजन से अलग करना चाहिए। ये जिम्मेदारी उन रिलीजन्स के लोगों का है जहां से आज टेररिस्ट निर्माण हो रहे हैं। ये गुड़ी गुड़ी बात कहने से बात नहीं बनेगा कि टेररिज्म का रिलीजन का कोई संबंध नहीं है, कहने से पर्याप्त नहीं है। जो टेररिस्ट है वो रिलीजन का नाम लेकर टेररिज्म कर रहा है, इसलिए वहां रिलीजन को उस टेरर से अलग करने का जिम्मेदारी सबसे अधिक उनके ऊपर है, उनको करना चाहिए। और टेररिस्ट के साथ रूथलेस व्यवहार चाहिए, इसमें रिलीजन का प्रश्न नहीं है, सब लोग मिलकर टेररिस्ट के साथ रूथलेस व्यवहार करना चाहिए। तीसरा एक बहुत बड़ा आयाम है जिसके तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, वो डी रेडिकलाइजेशन का है। समाज में रेडिकल विचार ना पनपे, इसके लिए भी पर्याप्त प्रयास हर देश में होना है, और विशेषकर उन समुदायों में जहां टेरर के विचार धीरे धीरे रूट पा रहे हैं, वहां डी रेडिकलाइजेशन का भी बड़ा प्रयास होना चाहिए,
3 pronged अप्रोच लेकर चलना चाहिए, तभी जाकर इसका सामना कर पाएंगे। और टेररिज्म पहले कहते थे कि ये इंडिया का पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, इट हैज़ नाउ बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम। Yes. और पूरी दुनिया को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कोई देश या कोई मजहब इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। जो सुनता रहता हूँ कि भी RSS इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन द कंट्री विच कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, सच क्या है? बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा 30 दशक से मैं RSS में प्रचारक के रूप में काम किया हूँ। RSS की मानसिकता में कंट्रोल करना, डोमिनेट करना बैठता नहीं है। RSS एक बहुत सरल संगठन है। RSS अपना विचार बता देता है, स्वीकार करो नहीं करो आपके ऊपर है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके ऊपर है। कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ये बात RSS का सिस्टम में कभी नहीं बैठता है। पर मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ ये बात, क्या नरेंद्र मोदी जी या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, ये सब RSS से ही थे? तो RSS यानी आज RSS में जो लोग हैं वही नहीं है जो राजनीतिक क्षेत्र में भी, वो भी RSS के ही लोग हैं। तो वो भी जानते हैं कैसे अपने आप को चलाना, कैसे राजनीति को चलाना, वो भी जानते हैं। इसलिए कोई बाहर से उनको कंट्रोल करे, कोई चलाए उनको, इसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा क्या है देश के लिए, क्या करना है, वो जानते हैं, उसके अनुरूप वो व्यवहार करते हैं। जरूरत पड़ी तो एक परिवार है, बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है 2019 में चुनाव नरेंद्र मोदी राहुल के बीच होगा या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बीच होगा? असेसमेंट। नरेंद्र मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है और आगे भी रहेंगे। दूसरी तरफ कौन रहेंगे उनको तय करना है। आज वो क्या तय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप दो ही नाम आपने लिया है, अब तीसरा भी तैयार हो रहा है बिहार में, वो कह रहा है कि मैं ही किंग मेकर हूं। तो कौन रहेंगे देखेंगे, कोई भी रहे देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।